हेलो स्टूडेंट्स, भाषा को शुद्ध रखने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है तो वो है व्याकरण। जी हाँ, आज हम व्याकरण में एक ऐसा ही विषय पढ़ने वाले हैं, संधि। क्योंकि संधियों के संबंध में विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि संधियाँ कठिन हैं, कई बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती हैं, या उसके रूल्स समझ में आते हैं पर भूल जाते हैं, यह समझ में तो आता है पर बाद में सब मिक्स हो जाता है, याद ही नहीं रहता है कि कौन सा रूल्स किसका है। तो आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। हमारा विषय है संधि। संधि कहते किसे हैं, संधि का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले संधि की डेफिनेशन देखते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जी हाँ, ध्यान रखना है हमें कि दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है आपके सामने, विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। यहाँ हमें सामने दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक विद्या और एक आलय, लेकिन इनमें जो संधि हुई है वो दो शब्दों की नहीं, दो वर्णों की संधि हुई है। जैसे कि विद्या का अंतिम वर्ण है बड़ा आ और आलय का पहला वर्ण है बड़ा आ, तो दोनों ही बड़ा आ मिलकर के एक जो बदलाव हुआ है संधि के नियम से वो बड़ा आ ही हुआ है, अर्थात बड़ा द्या कर दिया गया है, जिससे हमारी संधि का नियम से विद्यालय शब्द बन जाता है। तो हमें ये ध्यान रखने योग्य बात है कि दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है कि पूर्व की कक्षाओं में यदि हमें अच्छे से वर्णमाला नहीं पढ़ी है या वर्णमाला का सही से वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन करना हमें नहीं आता है तो आप पहले ये सीख लीजिएगा, क्योंकि संधि में नहीं तो ये आपको दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप वर्णमाला और वर्णमाला के विच्छेद और संयोजन का कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से संधियों कर सकते हैं, रूल समझ सकते हैं और उनमें माहिर भी हो सकते हैं। तो चलिए, संधि की परिभाषा के बाद अब हम देखते हैं संधि के तीन भेद, जो कि आपको पता ही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम यहाँ चर्चा सिर्फ स्वर संधि की करने वाले हैं। आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ जिसमें आप 5 मिनट के अंदर ही स्वर संधि के सारे नियमों को भली भांति याद भी कर लेंगे और सीख भी जाएंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपको पुस्तक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी या कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो हमने कई बार संधियाँ पढ़ रखी हैं और पढ़ते पढ़ते हमेशा स्वर संधि से हम स्टार्टिंग करते हैं और स्वर संधि के नियमों में ही उलझ जाते हैं और आगे की संधियाँ नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए स्वर संधि का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं स्वर संधि के 5 भेदों की तरफ और सबसे पहले प्रारंभ के 2 भेदों की चर्चा करते हैं। ध्यान रखें, स्वर संधि के भेदों में कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5 इस प्रकार से क्रम फिक्स नहीं है। हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी संधि को किसी भी क्रम में रख सकते हैं। तो चलिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं 2 संधि ले रहा हूँ, एक यण संधि और दूसरी अयादि संधि। इन दोनों को लेने का एक कारण है कि ये दोनों संधियाँ लगभग एक समान रूल पर ही काम करती हैं। वो रूल्स क्या है हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही संधियाँ, इनके जैसे नाम हैं वैसे ही यहाँ इनके परिभाषा या रूल्स के अकॉर्डिंग काम भी होता है। सबसे पहले दोनों में समानता क्या है वो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम संधि करते हैं तो बीच में प्लस लगा होता है और दोनों तरफ के 2 वर्णों की संधि होती है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होता है। तो इन दोनों में समानता है कि प्लस के बाद अर्थात द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो हमें कोई ना कोई भिन्न स्वर मिलने वाला है। दोनों में ही भिन्न स्वर हो सकते हैं। यहाँ भिन्न स्वरों से मतलब 13 प्रकार के स्वर जो हमने वर्णमाला में पढ़ रखे हैं उनसे ही है। अब जो सारी की सारी चेंजिंग या बदलाव होने वाला है
नियम के अकॉर्डिंग वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही होना है। तो सबसे पहले यण संधि। यण संधि में छोटी ई या बड़ी ई की जगह या हो जाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की जगह वा हो जाता है और री की जगह रा कर दिया जाता है। ऐसे ही अयादि संधि में ए की जगह आय की जगह आय और ओ की जगह अब और औ की जगह आओ कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये यण संधि और अयादि संधि दोनों के रूल्स होते हैं। जी हाँ, आपको ध्यान रखने योग्य बातें इन दोनों संधियों में ये हैं कि द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो कोई ना कोई स्वर जरूर होगा, लेकिन कोई भिन्न स्वर ही होगा। भिन्न स्वर से मतलब दोनों जगह समान स्वर नहीं होने चाहिए। जैसे कि देखिएगा, प्रथम शब्द के जो अंतिम वर्ण हैं वहीं सिर्फ बदलाव होना है। तो जैसे यण संधि इसका नाम है, तो यण संधि के अकॉर्डिंग ई को या, ऊ को वा और री को रा हो जाना ये कुछ यण के नाम को ही सार्थक करता है। ऐसे ही अयादि संधि में ए को आय को आय, ओ को अब और औ को आब हो जाना ये भी अयादि संधि के नाम को ही सार्थक करता है। इस प्रकार से ये रूल्स कहाँ बदलाव होना है कि सिर्फ प्रथम वर्ण के अंतिम शब्द में ही इन दोनों संधियों में बदलाव होना है। ये आपको यहाँ भली भांति ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर की संधि की तरफ, और थर्ड नंबर की संधि यहाँ पर है दीर्घ संधि। जी हाँ, ये संधि स्वर संधि के भेदों में सबसे सरल कही जाती है, क्योंकि इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें इसमें ध्यान रखना है कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, अर्थात जो बड़ी मात्रा है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ही हो जाता है, लेकिन कौन से वर्णों को होता है ये पहचानना भी बहुत सरल है। तो चलिए देखते हैं कि प्लस के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण को क्या होना चाहिए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से है, छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब कभी भी छोटा आ और बड़ा आ से होता है तो उसको बड़ा आ ही कर दिया जाता है। इसी प्रकार से बड़ी ई या छोटी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई के साथ होता है तो उसको भी बड़ी ई ही कर दिया जाता है। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ होता है तो उसको भी बड़ा ऊ ही कर दिया जाता है। जी हाँ, ये दीर्घ संधि आ, ई और ऊ इस प्रकार से इन तीन दीर्घ वर्णों की ही होती है। ये हमें याद रखना चाहिए। और इनमें सजातीय वर्ण अर्थात आ के साथ आ का मेल, ई के साथ ई का मेल और ऊ के साथ ऊ का मेल ही होता है, तभी जाकर के ये बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, जब दोनों जगह एक ही वर्ण अर्थात आ, ई और ऊ आते हों तो उनको हमें दीर्घ कर देना है। चलिए चलते हैं संधि के चौथे और पांचवें नियम की तरफ, गुण संधि और वृद्धि संधि। जी हाँ, इनको भी मैंने एक साथ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये दोनों नियम एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने सबसे पहले ऊपर जो देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लस का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण का जो प्रथम वर्ण है, ये दोनों ही वर्ण यहाँ पर चेंज होकर के कोई तीसरा ही वर्ण यहाँ पर हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि गुण संधि में छोटा आ बड़ा आ के पश्चात जब छोटी ई या बड़ी ई आती है तो उसको कोई तीसरा वर्ण ए कर दिया जाता है। ऐसे ही जब छोटा आ बड़ा आ के पश्चात छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसको ओ कर दिया जाता है। ऐसे ही छोटा आ बड़ा आ के पश्चात जब री आती है तो उसको अर में चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि में छोटा आ और बड़ा आ प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द फिक्स जरूर हो गया है, और दूसरी तरफ यदि ई, ऊ और री आते हैं तो हम उनको क्रमशः ए, ओ और अर में चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट वृद्धि संधि का भी है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो फिक्स ही है कि या तो छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, और बाद में यदि ए आता है तो उसको हम आय में चेंज कर देते हैं। आय का मतलब जिसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं, और यदि ओ औ आता है तो उसको हम औ में चेंज कर देते हैं, अर्थात औ की दो मात्राएं। तो गुण और वृद्धि इन दोनों संधियों में ही आपने देखा होगा कि प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द फिक्स ही है कि छोटा आ बड़ा आ में से
दोनों में से कोई एक ही होगा और बाद में जो वर्ण आने वाले हैं उनके साथ मिलकर के ये दोनों ही वर्ण चेंज हो जाते हैं और कोई तीसरा वर्ण उनकी जगह आ जाता है। तो इस प्रकार से स्वर संधियों के ये पांचों भेद हमारे यहाँ पूर्ण होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट आप बहुत सरलता से समझ ही गए होंगे कि सबसे सरल संधि यहाँ पर दीर्घ संधि है और यण और अयादि संधि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, अर्थात इनके प्रथम वर्ण के जो वर्ण हैं अर्थात प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें ही चेंजिंग होती है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसी प्रकार से गुण और वृद्धि संधि, इसमें छोटा बड़ा प्रथम वर्ण फिक्स ज़रूर हो गया है, लेकिन प्रथम वर्ण और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है इन दोनों को ही हटा दिया जाता है और कोई तीसरा वर्ण वहाँ पर आ जाता है। तो संधियों की इन शॉर्ट ट्रिक्स के पश्चात अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें इन्हीं संधियों के बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि हमने कैसे उन संधियों का विच्छेद किया, कैसे उनको शीघ्रता से पहचान लिया और उनके विच्छेद में कौन सा नियम घटित हुआ है। इस प्रकार से हम बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से संधियों की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए आप तैयार हों, उससे पहले आपको संधियों की इन शॉर्ट ट्रिक्स को, इन सभी रूल्स को जो मैंने बताए हुए हैं उनको आपको याद कर लेना है और याद करने के पश्चात मेरे साथ उस एक्सरसाइज को आपको यहाँ करना है, जिससे आप कुछ ही समय में संधियों को विच्छेद में या विच्छेद की हुई संधियों को संधि में निपुण हो जाएंगे।